फंक्शंस एंड प्रोग्रेशंस MS-08 यूनिट 2। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई साहब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप स्किप कर दीजिए इस यूनिट को, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा खास। दूसरी चीज़, अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस यूनिट को कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ एग्ज़ाम में आता तो है नहीं। और अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं मैथ्स के अंदर तो चलिए हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर। सबसे पहले आते हैं हम लोग कांस्टेंट, पैरामीटर, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस पर। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो 400 रुपया पर घंटा, मतलब आपकी दिहाड़ी 400 रुपया पर घंटा है और आप 10 घंटे के लिए काम करते हैं तो आप कितना कमाएंगे? आप कमाएंगे 400 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि 4000 है, और अगर आप 20 घंटे के लिए काम करेंगे तो आप 8000 रुपये कमाएंगे। तो हम सैलरी को जो है एक फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं, दैट सैलरी इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहाँ पर जो एच है ना वो एक वेरिएबल ऐसे है कि जितने घंटे आप काम करेंगे उतनी आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी आपकी कोई फिक्स तो है नहीं, वो एक वेरिएबल सैलरी है जो डिपेंड करती है कि कितने घंटे आप काम करते हैं। तो इस हिसाब से एच आपका जो है वो वेरिएबल कहलाएगा। और इसके अंदर जो पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक फंक्शन है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपकी जो सैलरी है वो एच पर डिपेंडेंट है। तो ये एक फंक्शन है और 400 को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में आते हैं तब आपकी और क्लियर होगा चीज़ें। अब मान लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो बेसिक प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है वो आपकी फिक्स है और वेरिएबल कंपोनेंट जो है वो 400 मल्टीप्लाई बाई एच है, तो वेरिएबल आपका एच हुआ। और यहाँ पर जो बेसिक है, मान लेते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 2000 रुपये है, तो ये कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट और पैरामीटर्स जो होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं, उस फॉर्मूले के अंदर वो सेम रहते हैं। तो ये छोटी सी चीज है। तो फॉर्मूले को हम लोग जो है ना वो फंक्शन भी कह सकते हैं। तो जो सैलरी है वो एक फंक्शन है बेसिक का और आर्स का। बेसिक अलग अलग हो सकती है, अगर आप एक लोअर लेवल पर हैं तो आपकी 2000 की बेसिक हो सकती है, अगर आप एक हायर लेवल पर हैं तो आपकी बेसिक जो है वो 8000 रुपया हो सकती है। तो सैलरी जो है वो दो चीजों का फंक्शन है, बेसिक का और आर्स का। कई केसेस में क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता है कि इनके अंदर क्या कांस्टेंट लगेंगे, हमें केवल इतना मालूम होता है कि ये इससे लिंक्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो जनरली बात की जाती है कि गोल्ड की प्राइस और ऑयल की प्राइस की, कि ऑयल की प्राइस और गोल्ड की प्राइस जो है वो साथ साथ चलती है, और कभी कभी हम लोग ये भी कहते हैं कि ऑयल की प्राइस और इक्विटी मार्केट के अंदर लिंक है। तो वो पॉजिटिवली लिंक्ड है कि नेगेटिवली लिंक्ड है हमें इतना मालूम होता है। एग्जैक्ट हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते कि ऑयल की प्राइस अगर 5% बढ़ गई तो इक्विटी मार्केट कितना परसेंट बढ़ेगा, या ऑयल की प्राइस अगर 3% बढ़ गई तो गोल्ड की प्राइस में क्या चेंज होगा। हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि बढ़ेगी कि घटेगी, हमें वो एक रिलेशन मालूम है। तो वो जो रिलेशन जो होता है उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। अब कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं? अब फंक्शंस, लीनियर फंक्शन होता है, पैराबोलिक फंक्शन होता है, हाइपर पैराबोलिक फंक्शन होता है, और भी जाने कितने टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। तो ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि क्या लीनियर फंक्शन होता है और क्या नॉन लीनियर फंक्शन होता है। बाकी सारी चीज़ें जो है हम कभी PhD करेंगे मैथ्स में तो हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है, लीनियर फंक्शन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करें ना ग्राफ पर तो वह स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो एक एग्जांपल है y इक्वल टू 4x प्लस 10। ये जो है ये लीनियर इक्वेशन। अब भाई ये लीनियर इक्वेशन कैसे है, हम देखते ही कैसे पहचान गए कि ये लीनियर इक्वेशन है? तो कुछ तो होगा कि मैं देखते ही पहचान गया कि भैया तो लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है। दो वेरिएबल कैसे हैं भाई? y भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है। तो ये टू वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है। हम इसे 2D पर, मतलब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। अगर ये 3 वेरिएबल पर होती तो हमें इसे 3D में प्लॉट करना पड़ता, और अगर ये 5D में होती तो हमें 5 डायमेंशनल प्लॉट करना पड़ता। तो ये तो रही चीज, लेकिन ये फिर भी 5 डायमेंशनल में भी अगर मैं प्लॉट करता तो मैं इसे लीनियर इक्वेशन ही कहता। अब ये लीनियर इक्वेशन कैसे है? लीनियर इक्वेशन की एक खास चीज होती है कि जो पावर होती है ना किसी भी वेरिएबल की वो 1 होती है। अब यहाँ पर x रेस्ट टू दी पावर 2 तो नहीं लिखा हुआ है, x रेस्ट टू दी पावर 3 तो नहीं लिखा हुआ है, x रेस्ट टू दी पावर 6 तो नहीं लिखा हुआ है, या y की कोई पावर तो नहीं दे रखी है। अगर y और x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर दे रखी है तो ये कर्व बन जाते हैं। अगर 2 की पावर है तो उसके अंदर एक घुमाव होगा, और अगर 3 की पावर है तो उसमें 2 घुमाव होंगे। अगर 5 की पावर है तो जब हम कर्व बनाएंगे तो उसमें 4 घुमाव होंगे। तो ये कर्व्स बन जाते हैं।
तो लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन में आप फ़र्क समझ चुके हैं, बस आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी था। फिर एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो लीनियर नहीं होता है, उसके अंदर पावर्स होती हैं। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि एक्स रेस टू द पावर 5 की अगर कोई इक्वेशन होगी इस टाइप की, तो उसके अंदर 4 घुमाव होंगे। फिर आता है एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन वो फंक्शन होता है, आप उसे कोई भी वैल्यू दे दीजिए, वो उसे पॉजिटिव बताएगा। मान लेते हैं कि हमने किसी चीज़ का मीन निकाला, एवरेज निकाली। एक एग्जांपल है, जैसे कि आपकी क्लास के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों का प्लेसमेंट हुआ। एक को सैलरी मिली 4 लाख की, दूसरे को मिली 5 लाख की, तीसरे को मिली 6 लाख की, किसी को मिली 10 लाख की। तो हमने क्लास की सैलरी का हमने एवरेज निकाल लिया कि कितनी सैलरी एवरेज हमारी क्लास को मिली। मान लेते हैं वो 7 लाख की सैलरी थी। तो जिसे 4 लाख की मिली, तो उससे उसका डिवियंस कितना है, मतलब उससे वो कितना दूर है मतलब हमारे एवरेज से। तो हम कह सकते हैं कि 3 लाख का डिफरेंस है, लेकिन वो -3 लाख का। तो हमसे -3 लाख का डिफरेंस है, तो ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है उसे -3 लाख ना बोल करके उसे 3 लाख बोलेगा, प्लस बना देगा। मतलब कोई भी वैल्यू उसमें डालेंगे ना, जैसे कि -3 डालेंगे तो उसे +3 बोलेगा, -8 डालेंगे तो +8 बोलेगा। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शंस होते हैं। अब आता है इनवर्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन, लॉग फंक्शन। काफ़ी डिटेल में है। जितनी मेहनत आपको इसको समझने में लगेगी, उतनी मेहनत का सवाल मेरे को लगता नहीं आएगा, और आता भी नहीं है इतना कोई खास। तो पहली चीज़ तो इनवर्स फंक्शन समझ लेते हैं, जब लिख ही दिया है तो। इनवर्स फंक्शन जो है वो मतलब रिलेशनशिप जो होती है वो उल्टी होती है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसे इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। मान लेते हैं कि अगर चने का भाव बढ़ता है तो पीली दाल का भाव गिरता है, तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जब भी हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर तो स्टेप की तरह होगा। ये आप अपने बुक में देख सकते हैं कि डायग्राम भी दे रखा है स्टेप फंक्शन का। तीसरा आता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन जो होते हैं ये शुरुआत में मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं, और फिर वो धीरे उसकी स्पीड बढ़ने की बहुत तेज हो जाती है, और आखिर में जाकर के वो इतनी ज़्यादा स्टीप हो जाते हैं कि इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। इस टाइप के कर्व को हम लोग लॉग फंक्शन बोलते हैं। अब आता है सॉल्यूशन टू फंक्शंस। अब आपकी लीनियर इक्वेशन होगी तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 10 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या है तो हम निकाल लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे कि रेज टू द पावर 2 में हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 9th-10th में सॉल्व करी हुई हैं, इनको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। मैं तो यही सजेशन दूंगा। मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं इस लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराना ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आए हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। आपके बुकलेट के अंदर बिजनेस प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, सारी हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्किप देम। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज आती है, एक आती है एपी, एक आती है जीपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। जो एपी होती हैं सीरीज, उनके अंदर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे 115 प्लस 15 130 हो गया, 130 में फिर 15 जोड़ा तो 145 हो गया, 145 में 15 जोड़ा तो 160 हो गया। 15 जोड़ते चले जाएंगे, सीरीज बनती चली जाएगी। उसी तरीके से जीपी होता है। जीपी के अंदर जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, बेसिकली मतलब एक नंबर जो है दूसरे का मल्टीपल होता है। अब जैसे 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64। दिस इज नोन एज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सब आपने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रखा है, और मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर जरूरत है इन सब चीज़ों की दोबारा पढ़ने की। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। इस यूनिट को सबसे लीस्ट टाइम के अंदर आप निकाल करके आगे बढ़िए। थैंक यू।